आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एसटेट के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसटेट को क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 3 बार एसटेट में अप्लाई किया और 3 ही बार मैंने एसटेट को क्वालिफाई किया है। 2 बार पीजीटी लेवल के लिए और 1 बार टीजीटी लेवल के लिए। यदि बात करें पीजीटी लेवल के लिए तो एक बार मैंने 2016 के अंदर एसटेट को क्वालिफाई किया है और इसमें मेरे 103 मार्क्स आए थे। और एक बार मैंने 2022 यानी जो पिछला एसटेट हुआ उसको क्वालिफाई किया और उसमें मेरे 108 मार्क्स आए थे। तो मेरी कौन सी स्ट्रेटजी थी जिससे ये नंबर मेरे आए? एक तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स ही मैं कह सकता हूँ कि है। तो कौन सी स्ट्रेटजी से मेरे ये मार्क्स आए हैं और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो इन बिंदुओं पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि रियल फैक्ट पे मैं इसमें बातें करूंगा। तो देखिए, एसटेट की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। जब आप एसटेट की तैयारी करने बैठते हैं तो आप एक बार सिलेबस को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लीजिएगा। पहला पार्ट या पहला पोर्शन होना चाहिए आपका कॉमन सब्जेक्ट, जिसमें सीडीपी, लैंग्वेज और आपकी जीएस वगैरह आती है। दूसरा पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट, जिसमें हमारा मास्टर डिग्री में जो सब्जेक्ट होता है वो, या टीजीटी के अंदर जो भी सब्जेक्ट हमने लिया वो। तो आप 2 टाइप से अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लीजिएगा। फिर आप एक बार अपना एनालाइज कीजिएगा और देखिएगा कि आपका कौन से वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यदि आपका कॉमन पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कॉमन के अंदर आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस की अच्छी समझ है, सीडीपी की अच्छी समझ है, तो आप इस पर ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और जो अगर आपका सब्जेक्टिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप कॉमन की बजाय सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा टाइम सब्जेक्ट पे दें और कॉमन को बिल्कुल छोड़ दें, नहीं। मैं कह रहा हूं कि कंपेयर कीजिएगा। यदि आपका कॉमन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप 6 में से 4 घंटे कॉमन को दीजिएगा और 2 घंटे आपके सब्जेक्ट को दीजिएगा। यदि आपका सब्जेक्ट ज्यादा है तो यदि आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे सब्जेक्ट को और 2-3 घंटे या 2-2.5 घंटे आप अपने कॉमन को भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने एक बार देख लेना कि आपका कॉमन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं कॉमन के अंदर सीडीपी के बारे में। देखिए, पहला जो सब्जेक्ट या पहला जो आता है आपके पास वो सीडीपी आता है पेपर के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और इसमें जब रिजल्ट मैं देखता हूं, काफी बच्चों के मैंने रिजल्ट देखे, तो उनके जो मार्क्स आते हैं वो 17, 18, 19 आते हैं और फिर उनका एस्टेट रह जाता है। और आप ये स्टडी भी कर लीजिएगा, 100 स्टूडेंट्स को यदि आप उठाएंगे जिन्होंने एस्टेट दिया है और 100 कैंडिडेट में से आप देखेंगे जिनके अनक्वालिफाई यानी कि जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, उनके अंदर सीडीपी के अंदर इतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस जिस दिन आपके 25 मार्क्स सीडीपी के अंदर आ जाते हैं उस दिन आपका एस्टेट डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। तो आप सीडीपी को इतना हल्के में न लेके चलिएगा, सीडीपी की तैयारी जरूर कीजिएगा। अब कई कहते हैं सीडीपी बहुत मुश्किल है। सीडीपी कतई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है। इसके अंदर 7 से लेके 12 क्वेश्चन तो सीधे बुक से ही पूछे जाते हैं। जैसे पेवलोव की थ्योरी कौन सी है, स्किनर ने क्या दी थी, जो सिगमंड फ्राइड था उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, वाल्टर की थ्योरी कौन सी है, और स्मिथ ने किस पर रिसर्च किया, कौन सी थ्योरी उसकी है, बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं, और इसी तरह से क्रिएटिविटी क्या होती है, स्कीम्स क्या होती है, स्कीमा क्या होता है। तो इस तरीके से आपसे सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थार्नाडाइक के नियम पूछ लिए जाते हैं। तो ये सीधे सीधे जो क्वेश्चन है वो 7 से 12 क्वेश्चन आपसे सीडीपी के अंदर पूछे जाते हैं और उनको याद करना बहुत आसान होता है। आप गूगल से देख लीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा सीडीपी के क्वेश्चन, आपको पहले ही मिल जाएगा कि सीडीपी के ये थ्योरी इसने दी, ये थ्योरी इसने दी। और या फिर आप किसी बुक से देख सकते हैं और इनको लिख सकते हैं। सारे 50 लाइनें होंगी मुश्किल से, तो उनको आप बार बार दिन में 3 बार, दिन में 2 बार रिवाइज कीजिएगा और सीधे सीधे 7 से 12 क्वेश्चन आपसे एस्टेट के अंदर पूछे जाते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया, अडेप्टेशन क्या होता है, स्कीम्स क्या होता है। इस तरीके से प्याजे के बारे में जैसे हो गया, अवस्थाएं पूछ ले जाती, इनकी कितनी अवस्थाएं इन्होंने दी हैं। तो ये सीधे सीधे आपके क्वेश्चन होते हैं, इनको आप याद करके चलिएगा, बार बार इनको पढ़िएगा। इससे अलग जो 18-20 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग बेस। जो मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, सीडीपी की बात कर रहा हूँ, जो बाकी के 18-20 क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो वो सीधा अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं। उनको कैसे करना है, वो होने चाहिए आपकी समझ पर निर्धारित होते हैं। तो आपकी समझ उतनी आपको बनानी है। वो आप समझ कैसे बनाएंगे कि आपके जो ये अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन होते हैं इनको आप कर पाए, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। पीछे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो पिछले या पीछे जो पेपर हुए उनके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल बारीकियों को देखोगे सीडीपी की,
और आपकी इतनी प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा कई हजार क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो आपके डेफिनेटली ठीक हो जाते हैं वहां पर पेपर के अंदर जा करके। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस उनकी करनी है और फिर इस हिसाब से आपने सीडीपी की तैयारी करनी है। एक कई बार सीडीपी में क्या होता है कि हम क्वेश्चन जब करते हैं, पढ़ते हैं और आंसर हम करते हैं तो दो को तो हम निकाल देते हैं कि इन दो में से तो आंसर है ही नहीं, अब रह गए ये वाले ऑप्शन, इन दो में से कोई एक आंसर है, तो उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम फिर गलत कर देते हैं। देखिए अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि दो को हमने निकाल दिया, उनमें से तो आंसर है ही नहीं, रह गए दो, यदि आप लगा लो बी और सी रह गई, तो आप फिर क्या कीजिए, बी को वेट दीजिए कि 50% चांस है कि इसका ये आंसर हो सकता है, फिर आप सी को दीजिए कि 80% इसका ये आंसर आना चाहिए। तो जिसको आप ज्यादा वेट देते हैं उसका आंसर आप फिर वहां पर करके आ सकते हैं। तो इस तरीके से दो आप आंसर निकाल दीजिए और जो दो है उनको फिर क्वेश्चन के साथ मैच करके देखिए और जिसको आप ज्यादा वेट देते हैं उसको आप कर सकते हैं। हाँ, ये करना होगा आपको थोड़ा स्पीड से। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज के अंदर आपसे ग्रामर ही पूछता है स्टेट के अंदर, और ग्रामर में यही होता है संधि क्या होती है, समाज क्या होते हैं, टेंस पूछ लिया, नरेशन पूछ ली, पैसिव वॉइस वगैरह पूछ लिए, सिनोनिमस वगैरह पूछ लिए। तो इसके लिए आपको ग्रामर की ही बुक पढ़नी चाहिए और 6, 7, 8, 9, 10th की जो बुक होती है वो बहुत अच्छी होती है, उनको आप पढ़ के इनकी तैयारी कर सकते हैं। मैंने तो उनमें से की है, लेकिन यदि आपने नहीं करना तो ल्यूसेंट की बुक आती है, अरिहंत वगैरह की आती है, उनमें से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा आपको चेंज पिछले कुछ साल से जो एस्टेट आ रहा है उनमें देखने को जरूर मिला होगा कि आपसे समास संधि तो पूछता ही है, साथ में आपको डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे कि कारक के कितने पार्ट होते हैं, कारक क्या होता है, या फिर किसी ऐसे पूछ लेता है कि संख्या के बारे में पूछ लेता है, शब्द के भेद पूछ लेता है, शब्द के अर्थ पूछ लेता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो शब्दों के जोड़ को संधि कहते हैं या समास कहते हैं। यानी कि एक बार आपको इन टॉपिक की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। समास तो आप करेंगे ही, जैसे कि दशानन के अंदर तो आपको पता ही समास कौन सा है, लेकिन आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि समास का अर्थ क्या होता है, इसके भेद कितने होते हैं और पहला पद किस किस समास के अंदर प्रधान होता है और दूसरा पद या जो दूसरा पद होता है वो किसके अंदर प्रधान होता है। तो ये चीजें भी आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी। अब बात करते हैं तीसरे पोर्शन की जिसका जीएस है। तो जीएस जो पूछा जाता है उसमें 10 नंबर की हरियाणा जी के, 10 नंबर का मैथ और 10 नंबर की रीजनिंग होती है। जीएस की अगर बात करो तो उसमें हरियाणा जी के पूछी जाती है और हरियाणा जी के लिए आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आप मैराथन क्लास देख सकते हैं और मैराथन क्लास में भी आप प्रदीप सिंह जो सर हैं हरियाणा जी के उनकी क्लास देख सकते हैं, दीवान सर की देख सकते हैं और एक दो और यूट्यूब पर अच्छी मैराथन 10-10 घंटे की पढ़ी है उनको आप देख सकते हैं और बुक में से ऊपर से आप पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा डीप में हरियाणा जी के क्वेश्चन नहीं पूछता और मेन से जो टॉपिक है उनको आपको करके जाना चाहिए, चाहे वो आप बुक से करें चाहे आप मैराथन वगैरह या यूट्यूब से करें। फिर आती है आपकी रीजनिंग। देखिए रीजनिंग आपके फ्री के नंबर होते हैं और जो बच्चे इसको करते ही नहीं किए तो हम कर देंगे वो गलती करते हैं। कम से कम 1 या 2 बार तो रिवाइज इसका रीजनिंग के लिए आपको करके ही जाना चाहिए। तो रीजनिंग में जैसे क्वेश्चन आते हैं, रिश्ते के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मेन करके ही जाने होते हैं। तो ये जरूर करके जाइएगा एक बार। और इसमें जो आपके मार्क्स आने चाहिए रीजनिंग के अंदर वो कम से कम 10 क्वेश्चन में से आपके 8-9 क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए। यदि आप इससे कम करते हैं तो फिर ये आपकी वो 1 नंबर वाली बात रह जाती है कि 1 नंबर से हमारा स्टेट रह गया। तो ये जो मार्क्स होते हैं ये बटोरने वाले मार्क्स होते हैं कि इनको तो बड़े फ्री से मिल रहे हैं, उनको तो बटोर लो। तो इसमें आपको गलती नहीं करनी चाहिए, पूरे ध्यान से आपको ये क्वेश्चन करने चाहिए। अब बात करते हैं मैथ की। देखिए मैथ का जो लेवल होता है मैं मानता हूँ कि स्टेट के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट मैथ मैं मानता हूँ कि आता है। मैथ बेसिक होता है, बेसिक मैथ में से भी, लेकिन वो पूछ लेता है। कई बार थीटा के क्वेश्चन उसने पूछे हैं, कई बार एरिया के क्षेत्रफल निकालने के पूछे हैं, घनाभ वाले भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो मैं मानता हूं कि जो ये बेसिक लेवल है इसका थोड़ा लेवल हाई होता है। तो जिन बच्चों का मैथ बिल्कुल ही कमजोर है तो मैं उनको यही कहूंगा कि मैथ को तो स्किप ही कर दें और कोशिश करें कि आपका तुक्का जो होता है वो लग जाए, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएं। लेकिन जिनका अच्छा मैथ है वो इस पर ध्यान दे सकते हैं। सिर्फ नंबर सिस्टम ही आपसे नहीं पूछता, प्रॉफिट लॉस ही आपसे नहीं पूछता, एवरेज के क्वेश्चन ही नहीं पूछता, वो थोड़ा सा थीटा वगैरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप तैयारी करके जाएं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक का सहारा लेना चाहिए। एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन लेवल की, मास्टर लेवल की बुक भी पढ़नी चाहिए। आपको ज्यादा टाइम आपको सब्जेक्टिव पे देना पड़ेगा, सब्जेक्ट जो आपका होता है, क्योंकि उसका थोड़ा सिलेबस ज्यादा होता है। तो इसमें आप बीए, मास्टर और एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी वाले होते हैं, इकोनॉमिक्स वाले होते हैं, वो इसके लिए जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे ल्यूसेंट की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक होती है प्रैक्टिस सेट के लिए, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट होते हैं, उनको भी आप करके जा सकते हैं। उसमें से 30%, 20% तो आपको सीधे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, जैसे ल्यूसेंट की बुक है।
या फिर पिछले साल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप उठा के देख सकते हैं। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी होगी और लेवल थोड़ा सा सब्जेक्ट का भी हाई होता है। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी बना के चलनी होती है। और एक सबसे अहम बात मैं आपको कहूंगा कि जिसके 89 आते हैं, 88 आते हैं, 87 आते हैं, उसका एक कारण और होता है, वो होता है आपकी गलती। यानी कि आप पढ़ने की वजह से नहीं रहते, आप एग्जाम देने की स्ट्रेटजी की वजह से रह जाते हैं। जैसे ऑप्शन भरना था बी, आप भराए ए, और घर जाके आपको इतना अफसोस होता है, फिर आपके 89 आ जाते हैं और फिर आप फिर से उसकी तैयारी आपको करनी पड़ती है। तो ये एक बड़ी भूल होती है। जितना जरूरी आपका पढ़ना होता है उतना ही जरूरी होता है आपको एग्जाम देना, यानी कि एग्जाम को ढंग से देना। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं कि जी एक ए भरना था, उसकी जगह में बी भर गया और आगे से मैंने ऐसे ही 4 लगातार गलत कर दिए। तो जब 4-4, 5-5 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो फिर गलती किसकी होगी? तो ये आपने विशेष ध्यान देना है कि मुझे जो ऑप्शन है वही भरना है, खुद से कोई गलती नहीं करनी। कई बार हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और उसमें एक छोटा सा नोट करके क्वेश्चन दिया होता है और नोट यानी कि नहीं वो वाला स्किप कर देते हैं और पॉजिटिव सेंस में उसका आंसर दे देते हैं और घर जाके हम फिर अपना माथा पीटते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ये तो नोट था, इसमें तो मैंने देखा ही नहीं। तो ये गलती कतई नहीं करनी। कई बार करते हैं कि एक ही जो क्वेश्चन होता है उसमें 2 ऑप्शन भर देते हैं, एक को सर्कल भी और बी भी, और अगले वाला बी भरना था वो उसमें भर दिया और अगले वाला सी डी ऐसे भरते चले गए। तो ये चीजें आपको मेनली ध्यान रखनी है कि खुद से कोई गलती नहीं करनी, अगर पढ़ने की वजह से रह गए वो अलग बात है। तो इस तरीके से आपको करना होता है कि एक एक क्वेश्चन जो आप 89 से रहते हैं, इन गलतियों को देखिए आप कहां से रहते हैं और उनको फिर सुधार कीजिए। तो इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा। और यदि आपके काम की जानकारी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।